नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रहा है पंजाब का बजट सत्र। सदन में सुनाई देगी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की गूंज। देश में कोरोना का कोहराम, एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण। गंगा स्नान कर सुबह पिकअप से हरिद्वार से लखीमपुर खीरी के गोला घाट लौट रहे एक ही परिवार के 10 लोगों की जान पर चालक की झपकी पड़ी भाड़ी। यूपी में 2 दर्जन से अधिक अफसरों को दी जा सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। सरकार बचाने की कोशिश की तो पवार को घर जाने नहीं देंगे, संजय राउत का केंद्रीय मंत्री पर बड़ा आरोप। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का पहला बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान विपक्षी दल राज्य की कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर सत्तारूढ़ आप के खिलाफ आक्रामक होंगे। विपक्ष पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि सदन के सदस्य शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रद्धांजलि और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए एकत्र होंगे और इसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 2022-23 का बजट 27 जून को पेश करेंगे और उसके बाद बजट पर आम चर्चा होगी। कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र 30 जून तक संचालित होगा। विपक्षी दल कांग्रेस, भाजपा और सियत कानून व्यवस्था को लेकर मान सरकार पर निशाना साधेंगे। खासकर पिछले महीने लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर हंगामे के भी आसार हैं। वादे नहीं पूरा करने पर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो सकते हैं। आप सरकार ने राज्य के बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे थे, जिसे मंत्री चीमा ने जनता बजट कहा था। और मार्च में पंजाब विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 3 महीनों के लिए लेखा अनुदान पारित किया था। पंजाब सरकार इस बार उपेक्षित रहने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों पर भी फोकस करेगी। सरकार इन क्षेत्रों में 15 से 20% की बढ़ोतरी करने की तैयारी के साथ उतरेगी और इससे पहले की सरकारों में इन क्षेत्रों में मात्र 1.3% का आवंटन किया जाता रहा है। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। देश में तेजी से मामले भी बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही संक्रमण दर भी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को सामने आई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 17,336 मामले सामने आए, जबकि एक दिन पहले 13,313 मामले सामने आए थे। इसका मतलब है कि देश में एक दिन के अंदर 4,000 से ज्यादा मामले बढ़े हैं और इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सक्रिय मरीजों में भी तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में अब तक 88,284 सक्रिय मरीज हैं, जबकि कल तक 83,990 सक्रिय मरीज थे। एक दिन में 4,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज भी बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में उछाल आया है। बीते 5 महीने में संक्रमण के सबसे अधिक यानी कि 1,934 मामले मिले हैं और इससे पहले 3 फरवरी को एक दिन में 2,668 मरीज मिले थे। नए मामलों के साथ संक्रमण दर 8.10% दर्ज की गई है। वहीं 1,233 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,218 नए मामले सामने आए, जबकि एक और मरीज ने महामारी के चलते अपनी जान गंवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,479 नए मरीजों की पहचान भी हुई है। इनमें बताया गया है कि राज्य में गुरुवार को 60% ज्यादा मामले सामने आए हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 3,260 नए मामले व 3 और मौतें दर्ज की गई थी। सबसे ज्यादा 13,614 मामले मुंबई में रिकॉर्ड किए गए थे। पड़ोसी ठाणे जिले में 5,488 और पुणे में 2,443 मरीज संक्रमित मिले थे। गंगा स्नान कर सुबह पिकअप में हरिद्वार से लखीमपुर खीरी के गोला लौट रहे एक ही परिवार के 10 लोगों की जान पर चालक की झपकी भारी पड़ गई। सुबह करीब 4 बजे गजरौला थाना क्षेत्र के असम हाईवे पर पिकअप पेड़ से टकरा गई और हादसे में 3 महिलाओं व 4 बच्चों समेत परिवार के 10 लोग और खुद चालक की भी मौत हो गई। हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं। घायल कृष्णपाल ने बताया कि बरेली से पीलीभीत के बीच रात 2 बजे भी चालक को झपकी आ गई, इससे पिकअप डिवाइडर से टकरा गई।
इसके बाद मना करने के बावजूद वह रुका नहीं और मुंह धोकर गाड़ी चलाता रहा। लखीमपुर खीरी के थाना गोला गोकर्णनाथ के मोहल्ला तीर्थ निवासी संजीव कुमार शुक्ला अपने परिवार और रिश्तेदार को लेकर सोमवार की शाम को पिकअप से हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए गए थे। गाड़ी गोला इलाके की ही गांव दत्ते की दिलशाद चला रहा था। वहां से सभी बुधवार शाम को लौट रहे थे। सुबह 4 बजे जब पिकअप गजरौला थाना क्षेत्र में असम हाईवे पर पहुंची तो वहां दिलशाद को झपकी आ गई और गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इससे संजीव और के साथ में उनके परिवार के 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। संजीव की पत्नी लक्ष्मी और पिता लालमन शुक्ला ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। संजीव और उनकी भाभी सीलम, भाई कृष्णपाल, भतीजा प्रशांत शाहजहांपुर के पुवाया इलाके के गांव अगोना खुर्द निवासी पूनम पत्नी कृपा शंकर के साथ में वो घायल हो गए। संजीव, प्रशांत, प्रवीण, रेसू की हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया गया है। वहीं कृष्णपाल, सीलम और पूनम का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। राज्यकर विभाग में 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी में है और ऐसे में अधिकारियों की स्क्रीनिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। कई अधिकारियों की सूची भी तैयार कर ली गई। इसमें से डिप्टी कमिश्नर से लेकर उससे ऊपर के अधिकारी भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर पर लिए गए फैसले के मुताबिक कामकाज में ढीले कई अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का खाका तैयार किया जा रहा है और इनकी सूची तैयार करने का काम पूरा होने के बाद विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी की जल्द बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सूची पर फैसला लिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा अक्षम अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की नीति के तहत 3 साल पहले भी विभाग के कुछ अधिकारियों को हटाया जा चुका है। अब एक बार फिर यह कवायद जारी है। स्क्रीनिंग के लिए मुख्यालय द्वारा जोन स्तर से सभी अधिकारियों का ACR और कार्य का विवरण मांगा गया है। हालांकि यह ब्यौरा DPC व सेवा संबंधी लाभ दिए जाने के नाम पर मांगा गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इनमें से कई अधिकारियों के कार्यों व वार्षिक प्रतिवेदन प्रविष्टि के आधार पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है। वैसे तो विभाग में अप्रैल से ही अधिकारियों की सेवा का ब्यौरा जुटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन तमाम अधिकारियों ने अब तक अपना ब्यौरा मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराया। इस पर मुख्यालय ने भी संबंधित जोन के एडिशनल कमिश्नरों को तत्काल ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। एक तरफ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे बार बार महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे असहाय नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, शिंदे ने अब मैजिक नंबर पूरा होने का भी दावा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ शिवसेना के 37 विधायक मौजूद हैं और कोई दल बदल कानून नहीं चलेगा। इस बीच शरद पवार ने बागी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आपके भविष्य के लिए यह सही नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने के प्रयास किया गया तो शरद पवार को घर नहीं जाने दिया जाएगा। महाविकास अघाड़ी सरकार रहे ना रहे, लेकिन शरद पवार के लिए ऐसी भाषा का उपयोग स्वीकार नहीं होगा। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे बार बार महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे भी असहाय नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, शिंदे ने अब मैजिक नंबर पूरा होने का दावा भी किया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रहा है पंजाब का बजट सत्र। सदन में सुनाई देगी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की गूंज। देश में कोरोना का कोहराम, एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण। गंगा स्नान कर सुबह पिकअप से हरिद्वार से लखीमपुर खीरी के गोला घाट लौट रहे एक ही परिवार के 10 लोगों की जान पर चालक की झपकी पड़ी भारी। यूपी में 2 दर्जन से अधिक अफसरों को दी जा सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। सरकार बचाने की कोशिश की तो पवार को घर जाने नहीं देंगे, संजय राउत का केंद्रीय मंत्री पर बड़ा आरोप। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनुअल टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए
क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं एक से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। महाराष्ट्र में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे गुट के 37 बागी विधायकों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर असली शिवसेना होने के साथ 2/3 बहुमत का दावा किया है। इससे पहले सुबह तक बातचीत और वापसी की अपील कर रही शिवसेना ने शाम को 12 और रात में शिंदे गुट के पत्र के बाद सभी 37 बागियों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल को पत्र लिख दिया। उधर बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को नेता घोषित कर 46 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इसमें 9 निर्दलीय भी हैं। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे के पक्ष में महज 13 विधायक ही रह गए। एक दिन पहले बागियों को 24 घंटे में वापसी का अल्टीमेटम देने वाली शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि विधायक चाहते हैं तो पार्टी महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर आ सकती है, पर विधायकों को मुंबई आकर अपनी बात रखनी होगी। जवाब में शिंदे गुट ने साफ कर दिया है कि ठाकरे इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आए तभी कोई बात हो सकती है। एक दिन पहले बहुमत का दावा कर रहे राउत ने कहा कि दरवाजे आपके लिए खुले हैं और मुद्दे सौहार्दपूर्ण बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। गुलामी स्वीकार करने के बदले आत्मसम्मान के साथ फैसला ले। राउत के इस बयान से समझा जा रहा है कि नंबर गेम में फेल होने के बाद ठाकरे ने एक तरह से बागियों के सामने सरेंडर कर दिया है। इससे पहले राउत ने कहा था कि बागियों में 21 लौटना चाहते हैं और पार्टी के संपर्क में। शिंदे खेमे के बागी विधायक संजय सिरसाट ने सीएम ठाकरे के नाम खुला पत्र लिखकर दावा किया कि पार्टी के विधायक पिछले 2.5 साल से अपमानित हो रहे थे। अपना मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए शिंदे की अगुवाई में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाने का फैसला लिया गया। यमुना नदी के बाढ़ के पानी से भूजल स्तर बेहतर करने की योजना का ट्रायल कामयाब रहा है। पल्ला इलाके के बाढ़ क्षेत्र में चल रहे इस प्रोजेक्ट से बीते 3 साल में करीब 812 मिलियन गैलन पानी जमीन के अंदर गया। इससे भूजल का स्तर 2 मीटर तक ऊपर हुआ है। साथ ही इसका असर नदी से दूसरे इलाकों में भी दिखा है। बेहतर नतीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रोजेक्ट को इस साल भी चलाने का फैसला लिया है। वहीं प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने की संभावना पर सरकार लगातार काम कर रही है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान प्रोजेक्ट से जुड़ी रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। सिसोदिया ने बैठक के बाद बताया कि प्रोजेक्ट का विस्तार 40 एकड़ में है। इसमें से 26 एकड़ में एक तालाब बनाया गया है जहां बाढ़ के पानी का संचय होता है। इसका इस्तेमाल दिल्ली के भूजल स्तर को बढ़ाने में हो रहा है। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने 2020 और 21 में मानसून से पहले और बाद का अध्ययन किया। इससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। जल स्तर बढ़ने से जमीन के अंदर पानी यमुना नदी से शहर की तरफ बढ़ रहा है। और सिसोदिया ने बताया कि बीते 10 साल में भूजल स्तर 2 मीटर तक 2 मीटर से नीचे चला गया था, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने से 3 सालों में अलग अलग इलाकों में 2 मीटर तक उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 40 एकड़ में करीब 812 मिलियन गैलन भूजल रिसर्च हुआ है और प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल 1000 एकड़ तक बढ़ाने से करीब 20,300 mg ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकेगा। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के रूप में भाजपा की ओर से खेले गए आदिवासी कार्ड का असर दिखना शुरू हो गया है। मुर्मू की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद विपक्ष में दरार पड़नी भी शुरू हो गई है और इस क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और जदयू ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जगह मुर्मू को समर्थन देने का मन बना लिया है। दोनों दल जल्द ही इस आशय की आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। आपको बता दें कि मुर्मू की उम्मीदवारी के बाद कभी भाजपा के सबसे पुराने सहयोगियों में शामिल रहे शिरोमणि अकाली दल के भी असमंजस की स्थिति में है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही। अकाली दल के सूत्रों के मुताबिक पार्टी संभवतः अगले सप्ताह इस संदर्भ में निर्णय लेगी और पार्टी का निर्णय मुर्मू को समर्थन देने का होगा। जहां मुर्मू को जदयू दोनों सैद्धांतिक तौर पर
मुर्मू का समर्थन करने पर सहमत है। बस इसकी आधिकारिक घोषणा की औपचारिकता ही मात्र बची है। इस संदर्भ में जदयू के मुखिया एचडी देवगौड़ा ने पार्टी के शीर्ष स्तर पर मुर्मू को समर्थन करने के अपने फैसले से अवगत करा दिया है। यही स्थिति झामुमो की है। झामुमो सूत्रों का कहना है कि पार्टी के स्तर पर मुर्मू को समर्थन देने का फैसला हो चुका है। खास बात यह है कि झामुमो ने इससे पहले यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। पार्टी विपक्ष की उस बैठक में भी शामिल थी जिसमें सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया था। पटना के जेपी गंगा पथ का उद्घाटन आज होने जा रहा है और इसकी जानकारी देते हुए राज्य मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि करीब जो है 3,381 करोड़ की योजना है और इसका पहला फेज पूरा हो गया है। साथ ही कहा कि जेपी गंगा पथ से जेपी सेतु पथ का कनेक्शन हो रहा है और अटल सेतु से जेपी गंगा पथ का कनेक्शन लगातार होगा। पटना के मरीन ड्राइव का उद्घाटन 24 जून को सीएम नीतीश कुमार करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जेपी पथ न सिर्फ पटना के लोगों के लिए बल्कि उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सड़क होगी। गंगा पथ पर 8 जगहों पर संपर्क पथ का निर्माण किया गया है। साथ ही बताया गया कि पहले फेज में एलसीटी घाट, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट और पीएमसीएस से दीघा दीदारगंज एलिवेटेड रोड का संपर्क पथ जुड़ेगा। इसे पूरा हो जाने पर राजधानी और पटना सिटी के लोगों को शहर में व्याप्त रोड जाम से भी निजात मिलेगी। चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने की गंभीरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एशिया पर दुनिया के नजरिए से दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्रों में शांति स्थापित करना बेहद जरूरी है। रावत ने मार्च में चीन में भारतीय राजदूत का पदभार संभाला है। रावत ने बुधवार को जो है डिया ओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस में चीनी विदेश मंत्री के साथ शिष्टाचार भेंट की। पद संभालने के बाद विदेश मंत्री के साथ उनकी ये पहली मुलाकात है। रावत और वांग के बीच द्विपक्षीय एवं बहुआयामी मुद्दों पर चर्चा हुई। वांग यी ने कहा कि दोनों देशों के नेतृत्व के बीच उच्चतम स्तर पर एशिया और दुनिया के लिए द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर सहमति है। रावत ने भी इस पर सहमति जताई है। साथ ही इसे पूरी क्षमता से साकार करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति बनाए रखने की गंभीरता पर भी बल दिया। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच रावत व वांग की मुलाकात महत्वपूर्ण है। सीमा पर शांति बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत भी जारी है और इसके परिणाम स्वरूप ही दोनों देशों ने पेंगांग झील के उत्तर व दक्षिण और गोगरा इलाके से पूरी तरह से सेनाएं हटा ली। बातचीत के दौरान वांग ने वाच में विदेश मंत्री जो है जयशंकर के साथ बातचीत का जिक्र भी किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रावत से कहा कि भारत के साथ साझा हित हमारे मतभेदों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों को एक दूसरे को कमजोर करने के बजाय समर्थन देना चाहिए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रहा है पंजाब का बजट सत्र। सदन में सुनाई देगी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की गूंज। देश में कोरोना का कोहराम, एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण। गंगा स्नान कर सुबह पिकअप से हरिद्वार से लखीमपुर खीरी के गोला घाट लौट रहे एक ही परिवार के 10 लोगों की जान पर चालक की झपकी पड़ी भाड़ी। यूपी में 2 दर्जन से अधिक अफसरों को दी जा सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। सरकार बचाने की कोशिश की तो पवार को घर जाने नहीं देंगे। संजय राउत का केंद्रीय मंत्री पर बड़ा आरोप। पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भूस्खलन से प्रभावित जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वीरवार को तीसरे दिन भी यातायात बहाल नहीं किया जा सका। हाईवे पर मलबा के साथ आए पत्थरों को विस्फोटक कर लगातार तोड़ा गया, परंतु अभी भी काम जारी है। हाईवे पर 1300 से अधिक छोटे बड़े वाहन फंसे हुए। वहीं भारतीय सेना और पुलिस ने बर्फबारी के कारण राजौरी में
पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला के ऊंचे इलाकों में फंसे कई आदिवासी लोगों को भी बचाया है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि मौसम में सुधार के साथ ही सुबह से ही ऊधमपुर और रामबन जिलों में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर मलबा हटाने का काम सुबह ही तेज कर दिया गया। राजमार्ग पर फंसे वाहनों को निकालने की प्राथमिकता दी जा रही है। आवश्यक वस्तुओं से लदे बथियाल और बनिहाल के बीच फंसे 700 से अधिक वाहनों को कश्मीर घाटी के लिए निकाला गया है। राजमार्ग पर फंसे शेष 1300 वाहनों को हटाने का प्रयास जारी है। ऊधमपुर जिले के समरौली के पास देवापुल पुल सड़क के बीच एक भारी चट्टान को हटाने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग किया गया। ऊधमपुर के लिए उपायुक्त कृतिका ज्योत्सना ने भूस्खलन प्रभावित इलाके का दौरा कर स्थिति की समीक्षा भी की है। रामवर के उपायुक्त मुसरत इस्लाम यातायात बहाल करने के लिए चलाए जा रहे कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजमार्ग पर भूस्खलन से प्रभावित लगभग 30 क्षेत्रों में 25 को बुधवार को ही साफ कर दिया गया था। मालूम हो कि रामबन और ऊधमपुर जिलों में 33 स्थानों पर भूस्खलन और पत्थरबाजी के कारण मंगलवार शाम को राजमार्ग बंद हो गया था। जमीन हस्तांतरण के कथित घोटाले में लिप्त दिल्ली सरकार के 3 अधिकारियों के निलंबन के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अतिरिक्त जिलाधिकारी नागेंद्र शेखर पति त्रिपाठी को भी निलंबित करने की सिफारिश गृह मंत्रालय से की है। सूत्रों के मुताबिक 2015 से 2021 के दौरान खाली जमीन बताकर इसे निजी संस्थाओं को हस्तांतरित करने में अनियमितता का आरोप है और 3 अधिकारियों में से 2 एसडीएम सहित एक वरिष्ठ अधिकारी को मंगलवार को एलजी से निलंबित कर दिया गया था। सभी अधिकारियों पर आरोप है कि अलग अलग समय पर अलीपुर के एसडीएम के पद पर रहते हुए कथित तौर पर खाली सरकारी जमीन का स्वामित्व निजी संस्थाओं के नाम करने के आदेश दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक 4 अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर भूमिदारी का हक निजी संस्थाओं को हस्तांतरित किया था। निलंबित अधिकारियों में प्रकाश चंद्र ठाकुर और देवेंद्र शर्मा भी शामिल थे। विचाराधीन भूमि के कुछ हिस्से रिफैत के पुत्र करमू के थे। उत्तरी दिल्ली जिले के गांव झंगोला की जमीन के मालिक के पाकिस्तान चले जाने के बाद उसे खाली जमीन घोषित कर दिया गया। दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त व अधिग्रहित स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की दोबारा से बहाली होने जा रही है। वहीं शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया। इसके अनुसार शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई से स्कूल खुलने पर रिपोर्ट करनी होगी। 3 कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट नहीं करने पर यह समझा जाएगा कि शिक्षक कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में स्कूल को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। उप शिक्षा निदेशक संजीव कुमार शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन अतिथि शिक्षकों को खराब आचरण, व्यवहार, बिना इजाजत छुट्टी पर रहने, खराब प्रदर्शन और इस्तीफा देने के कारण जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हों, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। शिक्षा निदेशालय ने मई और 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की थी। इसके साथ ही निदेशालय ने स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी थी। अब चूंकि 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं, ऐसे में अतिथि शिक्षक दोबारा से अपनी बहाली का इंतजार कर रहे थे। हालांकि कुछ शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मिशन बुनियाद की कक्षाओं में भी लगाया गया था। प्रदेश में चल रही 4 धाम यात्रा के बीच पर्यटन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और इसमें अपील की गई है कि यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों मौसम का हाल जानकर ही अपने यात्रा को आगे बढ़ाएं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि इस यात्रा में सीजन में अब तक चारों धाम से यमुनोत्री धाम में 3 लाख से ज्यादा, गंगोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा, केदारनाथ धाम में 7 लाख से ज्यादा और बद्रीनाथ धाम में 8 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि 95,000 हेमकुंड साहिब के यात्रियों को भी जोड़ दिया जाए तो अब तक 23,80,448 यात्री उत्तराखंड में यात्रा सीजन के दौरान पहुंच चुके हैं। उन्होंने यात्रा के मद्देनजर पर्यटन विकास परिसर में बने 4 धाम यात्रा कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यात्रियों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी धामों में लगातार नजर आ रही है। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आने वाला समय थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है। प्री मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। पर्यटन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि जो भी श्रद्धालु यहां पर आना चाहते हैं वो मौसम को मद्देनजर रखते हुए ही यहां आए।
बीते कुछ दिनों से राहत भरे मौसम के बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में गर्मी का टॉर्चर फिर से शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में मानसून की दस्तक से पहले पारा फिर से चढ़ेगा। हालांकि लोगों को मानसून के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में 27 जून को मानसून पहुंचेगा और इसके बाद कुछ दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि बारिश से पहले 24 जून यानी कि आज से गर्मी का सितम भी झेलना होगा। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज मौसम साफ रहने वाला है और इस कारण यहां लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी। आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली वालों के मुकाबले यूपी को मानसून के लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना होगा। यहां 28 जून तक बारिश न होने की संभावना जताई गई है। हालांकि 29 जून के बाद मानसून की जोरदार दस्तक होगी और इसके चलते अगले 10 दिनों तक यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर समेत तमाम जिलों में लगातार जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पूर्वी हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बारिश के बाद अब पश्चिमी इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज से शुरू हो रहा है पंजाब का बजट सत्र। सदन में सुनाई देगी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की गूंज। देश में कोरोना का कोहराम, एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण। गंगा स्नान कर सुबह पिकअप से हरिद्वार से लखीमपुर खीरी के गोला घाट लौट रहे एक ही परिवार के 10 लोगों की जान पर चालक की झपकी पड़ी भाड़ी। यूपी में 2 दर्जन से अधिक अफसरों को दी जा सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। सरकार बचाने की कोशिश की तो पवार को घर जाने नहीं देंगे, संजय राउत का केंद्रीय मंत्री पर बड़ा आरोप।